हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ फिनवर्ज। मेरा नाम सूर्या है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली 1 फरवरी को रिलीज़ हुआ था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बजट में एमएसएमईज़ और स्टार्टअप्स के लिए क्या बेनिफिट्स थे और इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। वीडियो में आगे जाने से पहले हम जानेंगे कि एक एमएसएमई क्या होता है और इसका इंडियन इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। जैसा कि आप नाम से जानते होंगे या फिर आप अवेयर होंगे कि एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो एमएसएमई होता है ये किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में एक मेजर चंक कंट्रीब्यूट करता है उसके जीडीपी के ग्रोथ में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एमएसएमईज़ मोस्टली 30%, मोर देन 30% कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल जीडीपी में। एंड अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो इंडिया में अराउंड 110 मिलियन पीपल दे आर एम्प्लॉयड बाय द एमएसएमईज़ इटसेल्फ। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो मोर देन 40% ऑफ द ओवरऑल एक्सपोर्ट इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में जो 40% एक्सपोर्ट है वो बेसिकली आता है एमएसएमई से। इन तीन चीज़ों से आप अभी तक देख चुके होंगे कि एमएसएमई कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारे कंट्री के इकोनॉमी को बूस्ट करने के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी कंट्री में जो एमएसएमईज़ हैं वो मोस्टली रूरल इंडिया से हैं। अगर हम रफली बात करें तो अगर इंडिया में टोटल 100 अगर एमएसएमईज़ हैं तो मोर देन 50 एमएसएमईज़ जो हैं ये रूरल इंडिया से ऑपरेट करती हैं। अगर हम रूरल इकोनॉमी की बात करें तो उसमें भी एमएसएमईज़ का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इस टाइम तक आप अवेयर हो चुके होंगे कि एमएसएमई क्या होती है और हमारे इकोनॉमी में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है। लेट्स मूव फर्दर। अब हम एमएसएमईज़ की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। एमएसएमईज़ बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। जो माइक्रो अगर हम नए डेफिनेशन की बात करें तो नए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी एंटरप्राइज का जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन 1 करोड़ है और जो टर्नओवर इज़ लेस देन 5 करोड़, अगर जो इन्वेस्टमेंट वो 1 करोड़ से नीचे है और जो कंपनी का टर्नओवर है वो भी 5 करोड़ से नीचे है तो उस एंटरप्राइज को हम माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर लाते हैं। सिमिलरली अगर किसी एंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस देन 10 करोड़ है, उनकी जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से नीचे, तो उसे हम स्मॉल एंटरप्राइज कहेंगे। और अगर किसी एंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ के आसपास है या फिर उससे नीचे है और जो उनका नेट टर्नओवर है वो 250 करोड़ से कम है तो उसे हम मीडियम एंटरप्राइज के अंडर हम क्लासिफाई करेंगे। तो बेसिकली अब तक आपको एक रफ आइडिया लग चुका होगा कि एमएसएमई क्या होती है, एमएसएमई का क्लासिफिकेशन क्या है और एमएसएमई इंडियन इकोनॉमी में किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं कि जो बजट आया उसमें एमएसएमईज़ और स्टार्टअप्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको एमएसएमई से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए, उनके बेनिफिट्स क्या हैं और उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इस चैनल पे हम आगे और भी वीडियोस अपलोड करेंगे ताकि आपको एमएसएमई से रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट द बजट ऑफ 2021 sorry. How will the union budget of 2021 will benefit the MSMEs of India? बेसिकली जो इस बार का बजट था वो लॉन्ग टर्म इंडिया की इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। लेट्स हैव अ लुक एट द की फीचर्स ऑफ द यूनियन बजट 2021 फॉर एमएसएमईज़। जो पहला फीचर है वो है रिवाइजिंग डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो रिवाइज किया गया डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई को, वो जो सेकंड है वो एक्सटेंसिव बजट एलोकेशन फॉर एमएसएमई स्टार्टअप। थर्ड पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो है मेकिंग द ओपीसी कंपनी सेटअप ईजी एंड प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे इस वीडियो में, मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो फोर्थ पॉइंट है वो कस्टम ड्यूटी, जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे लगते थे उनको कम किया गया है। कस्टम ड्यूटी में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन लाई गई है और आई कैन से दैट रिड्यूस किया गया है। जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उनको बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। एनसीएलटी फ्रेमवर्क को ले डाउन किया गया ताकि जो कंपनीज़ के डिस्प्यूट्स हैं उन्हें जल्दी रिजॉल्व किया जा सके।
एक्सटेंडिंग द टैक्स हॉलीडे पीरियड, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था एंड द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्चुनेटली टेकन अ स्टेप ऑन एक्सटेंडिंग द टैक्स पीरियड, टैक्स हॉलीडे पीरियड. इट विल हेल्प, ये जो स्टेप है ये FDI इन्वेस्टमेंट इंडिया में बूस्ट करेगा. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विदड्रॉइंग द एग्जाम. सो अब हम इन सारे पॉइंट्स को डिटेल दिस वीडियो आगे हम इस वीडियो में इन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में. सो जो फर्स्ट चीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इट हैज़ टू बी लुक्ड अपॉन इज़ रिवाइजिंग द डेफिनेशन ऑफ MSME. रिवीजन ऑफ डेफिनेशन ऑफ MSME से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जैसे कि टैक्सेशन बेनिफिट और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स, और इट विल हेल्प टू बूस्ट द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम. सो MSME, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी भी कंपनी का अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट अगर लेस देन 1 करोड़ है, उनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे, तो माइक्रो इन यूनिट्स हैं. सिमिलरली फॉर स्मॉल यूनिट्स मैंने आपको बताया, यू कैन हैव अ लुक एट द डेफिनेशन रिटन ओवर हियर इन द स्लाइड. और सिमिलरली फॉर मीडियम यूनिट्स आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, आप डेफिनेशन यू कैन हैव अ लुक एट द डेफिनेशन. सो आगे बढ़ते हैं. सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंसिव बजट एलोकेशन फॉर MSME एंड स्टार्टअप. अगर आप इस बार का बजट देखें जो MSMEs और स्टार्टअप्स को एलोकेट किया गया है और उसे कंपेयर करें लास्ट ईयर के बजट से, सो जो लास्ट ईयर का बजट था वो था कुल 7,572 करोड़ और इसे एक्सटेंसिवली 2x कर दिया गया है. इस बार का बजट जो है वो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में 2 टाइम्स है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है गवर्नमेंट को MSMEs को सपोर्ट करने के लिए. ये जो बजट एलोकेशन हुआ है ये हेल्प करेगा MSMEs को रिवाइव करने के लिए. जैसे कि आप जानते हैं जो लॉकडाउन हुआ था उसके वजह से काफ़ी सारे MSMEs और बिजनेसेस को एक सीवियर शॉक लगा था, एंड दिस बजट will definitely help them to revive. जो the government has also proposed rupees 300 crores towards the establishment of new technology centers to the MSME units. अगर आप लॉकडाउन में गौर करें तो काफ़ी सारे बिजनेसेस ऑनलाइन मूव हुए थे और उन्होंने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन काफ़ी ज़्यादा किया था. सो अगर आप एक MSME एंड इफ़ यू adopt technology faster then it will help you to sustain in a long term. अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. और जो बजट है ये और भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ की जाएंगी, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर MSME वुड विटनेस हायर एलोकेशन, क्योंकि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो गवर्नमेंट ये जानती है कि अगर एक MSME है तो उसके ओनर को एजुकेट करना, एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना, इन सारी चीज़ों में भी एक काफ़ी बड़ा चंक इन चीज़ों में दिया जाएगा. सो मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. ये है कि मेकिंग द OPC कंपनी सेटअप ईजी एंड प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स. अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और फॉलो करते हैं तो OPC कंपनी के बारे में आप जानते होंगे. OPC कंपनी बेसिकली 1 पर्सन कंपनी होता है जिसका कि एक सिंगल ओनर होता है और वो कंपनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिहेव करती है. ऑल्दो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती है बट काफ़ी सारे राइट्स इनके पास होते हैं. तो जो ये बजट पास किया गया इसमें OPC by allowing OPC companies to grow without any restriction on paid up capital and turnover. So इसमें एक बहुत ही बड़ा रिविजन किया गया है कि अब OPC कंपनी अगर आपको सेटअप करना है तो इसमें कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई मिनिमम टर्नओवर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. और आप जब भी चाहें इन OPC कंपनीज को आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आई वुड रादर से. और ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए. और अगर आप एक फॉरेन सिटीज़न और आप अपनी कंपनी सेटअप करना चाहते हैं इंडिया में, तो पहले जो लिमिट था वो 182 डेज़ का था, लेकिन अब इस लिमिट को अब इसे 128 डेज़ कर दिए गए. और ये हेल्प करेगा और भी सारे NRIs को अपनी कंपनीज इनकॉर्पोरेट करने के लिए इंडिया में, और इनडायरेक्टली इससे FDI बढ़ेगा. और FDI अगर बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकती है. एंड दिस विल ऑल्सो बी अ वेरी बिग बूस्ट फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन आवर कंट्री. और अगर कोई NRI चाहता है हम
एक कंपनी सेटअप करना इंडिया में, सो उसके लिए भी बहुत ही आसान होगा, क्योंकि उनके लिए कोई एक पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कि उन्हें एक कोई मिनिमम टर्नओवर की रिक्वायरमेंट है, और वो जब चाहें तब एक ओपीसी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो सेटअप कर सकते हैं। और जो ये सिंप्लीफाइड रेजीम जो लाया गया 1% कंपनी के सेटअप के लिए, इससे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे कंट्री में उनके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा फेथ आएगा, एंड दे कैन डू बिजनेस इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर, एक वेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज मैनर में एक कोई भी अपनी कंपनी सेटअप करके रन कर सकता है। क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप सेटअप कर सकते हो तो इनिशियली उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको टैक्सेशन वगैरह, काफ़ी ज़्यादा आपको पेपर वर्क वगैरह करना होता है। लेकिन आप इनिशियली अगर स्टार्ट करें तो आप एज अ ओपीसी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड लेटर व्हेन यू थिंक दैट आपने एक लेवल रीच कर चुका है, देन यू कैन कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर सेटअप इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और वो भी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से इस यूनियन बजट में। मूविंग फर्दर हम देखेंगे जो कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी पहले काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे, उन पे भी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, और जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं उनको रिड्यूस करके 7.5% पे लेते आया गया है। यानी कि जैसे आपने अगर रिसेंट टाइम्स में देखा हो तो स्टील और आयरन के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाइक हुए थे, और उनमें जो हाइक के पीछे जो मेजर चीज़ थी वो थी कस्टम ड्यूटीज़। सो गवर्नमेंट ने कोशिश किया है कि कस्टम ड्यूटीज़ को कम करके हम जो भी चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी फॉरेन से, जैसे सेमीज, फ्लैट्स, लॉन्ग प्रोडक्ट ऑफ नॉन एलॉय, एलॉय एंड स्टेनलेस स्टील, इनमें गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटीज़ थी वो कम की है, और ये हेल्प करेगा जो हमारे कंट्री के जो मेटल रिसाइकलर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इसके वजह से हमारे जो MSMEs हैं जो कि बेसिकली इन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, एंड दे कैन अगेन रिवाइव एंड ग्रो। The anti-dumping duty and countervailing duty has also been revoked on certain steel products. Anti-dumping duty ये होता है कि अगर आप फॉरेन से कोई चीज़ सस्ते रेट में खरीदते हैं और अगर आप उसे इंडिया में लेके आते हैं तो एक गवर्नमेंट को आपको एक ड्यूटी या फिर एक टैक्स देना पड़ता है, उसे कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। अगर आप चाहते हैं कि हम एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें, देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा टू डिस्कस इन डिटेल। और जो स्टील स्क्रूज और प्लास्टिक बिल्डर वेयर पे जो ड्यूटीज़ थी उन्हें इंक्रीज़ करती है गवर्नमेंट ने फ्रॉम 10% टू 15%, जिससे कि जो हमारी रिक्वेस्ट टू मूव टूवर्ड्स द लोकल, बिकॉज अगर आप कोई चीज़ फॉरेन से मंगाते हैं तो उस पर आपको ज़्यादा ड्यूटी देना पड़ेगा, और वही चीज़ अगर आप इंडियन मैन्युफैक्चरर से ख़रीदते हैं देन वो आपको रिलेटिवली सस्ता पड़ेगा। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग जो गवर्नमेंट ने किया है कस्टम ड्यूटी से, कि था कस्टम ड्यूटी स्लैश्ड ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स। अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके आप इस बारे में और डिटेल्ड में आप जान सकते हैं। मूविंग फर्दर, एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव और एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया जो कि बूस्ट इन डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट से काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि इनमें एक हम ट्रैक इन्हें कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो मिनिमाइज द करप्शन, और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो फिनटेक सेक्टर है, फिनटेक सेक्टर जो है वो एक MSME के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर एक MSME अच्छे से ग्रो करना चाहती है देन द फिनटेक सेक्टर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जो फिनटेक सेक्टर है ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, ठीक ना। सो द गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को रिकग्नाइज किया है, और गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में हेविली इन्वेस्ट किया है। अराउंड 1500 करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने एलोकेट किया टू बूस्ट द डिजिटल पेमेंट्स, ठीक ना। तो जो फिनटेक सेक्टर ये भी और ये जो बजट एलोकेट किया गया सिर्फ जो फिनटेक सेक्टर है हमारे कंट्री का, उनको एक यू कैन से दैट दे विल बी एम्पावर्ड टू इनोवेट, ठीक। सो ये भी काफ़ी अच्छा मूव है। और द एंटायर फिनटेक इंडस्ट्री फ्रॉम लेंडिंग से, जैसे अगर आपको लोन्स वगैरह चाहिए, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक लेंडिंग कार्ड, आप देख सकते हैं वो जो कि इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं, एंड ऑटोमेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्रोसेस, डिजिटल पेमेंट्स, P2P लेंडिंग बेसिकली होता है पीयर टू पीयर लेंडिंग, इसमें कोई इंटरमीडिएटरी नहीं आता है।
और नियो बैंकिंग फैसिलिटीज़ एंड द कोलैबोरेशन बिटवीन बैंक एंड फिनटेक विल बेनिफिट फ्रॉम दिस मूव। और जो बैंक और फिनटेक के बीच में जो एक रिलेशन होना चाहिए, दैट विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड विद द बूस्ट इन डिजिटल पेमेंट्स। और ये जो बजट गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है, इट्स टोटली अप्रिशिएटेड। The government is also planning to set up a fintech hub in गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी जो कि है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि एक फिनटेक हब बनाया जाए, जहाँ पे बेसिकली जो फिनटेक के रिलेटेड कंपनीज होंगी वहाँ पे जा सकें, अपनी आइडियाज़ को डिस्कस कर सकें एंड दे कैन टेक इनोवेटिव स्टेप्स। जो फिनटेक्स हैं वो हमारे बैंकिंग इकोसिस्टम में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी रोल प्ले कर सकते हैं एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स दिस। एंड इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने फिनटेक सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फंड्स को एलोकेट किया है। मूविंग फर्दर, लेइंग डाउन ऑफ NCLT फ्रेमवर्क, जो छठा मेन फीचर है इस यूनियन बजट का, वो है NCLT फ्रेमवर्क। NCLT का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक, तो गवर्नमेंट ने इस फ्रेमवर्क को ले डाउन किया है। द गवर्नमेंट विल स्ट्रेंथन द फ्रेमवर्क ऑफ NCLT एंड इम्प्लीमेंट सिस्टम सच एज ई-कोर्ट अलॉन्ग विद ऑल्टरनेट ऑप्शन ऑफ डेट रेजोल्यूशन। सो गवर्नमेंट ने NCLT फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट किया। इससे क्या होगा, जो भी अगर कोई आपके बिजनेस के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लिया जाता है तो आप उसे आसानी से एंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस आप इजीली इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक, द NCLT विच इज असाइंड केसेस ऑफ, NCLT को बेसिकली कॉरपोरेट केसेस असाइन किए जाते हैं कॉरपोरेट मैटर्स में। तो द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड डाउन द NCLT फ्रेमवर्क। इससे बिजनेसेस को काफ़ी सारा फ़ायदा होगा और जो कि पहले के इंसॉल्वेंसी मैटर जो पहले से पाइल अप हुए थे उन्हें भी गवर्नमेंट चाहेगी कि जल्दी से जल्दी वो रिजॉल्व हों। और ये जो NCLT फ्रेमवर्क है इसे डिजिटल हियरिंग भी, वर्चुअल हियरिंग भी लाया जाएगा, ऑनलाइन सबमिशन विद न्यू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अंडर, बट द पैंडेमिक हैज रिजल्टेड इन द स्लो डाउन इन द रेजोल्यूशन प्रोसेस। और ये जो इसमें जो बजट इन्वेस्ट की गवर्नमेंट ने अलोकेट किया है वो हेल्प करेगा इसके लिए, डिजिटल मेथड्स अडॉप्ट करने के लिए और वर्चुअल हियरिंग्स करने के लिए। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, जो ट्रिब्यूनल जो है ये सेटअप किया गया था अंडर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑन जून 1, 2016। ठीक, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब जो 7th पॉइंट है हमारा वो है एक्सटेंडिंग द टैक्स हॉलीडे पीरियड। टैक्स हॉलीडे पीरियड बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे अगर आप एक कंपनी सेटअप करते हैं तो आपको बेसिकली एक टाइम लिमिट तक कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। ठीक, ये टाइम डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, ये 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। सो अगर आप तो इस बजट में ये कहा गया है टू बूस्ट द स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, द बजट प्रपोज्ड एन एक्सटेंशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग tax holiday for startups along with capital gains exemption for investment in startup till March 31st 2022 to incentivize funding। और टैक्स हॉलीडे पीरियड से एक और बेनिफिट होता है, इससे FDI जो है वो और ज़्यादा आती है इंडिया में। ठीक, और अगर FDI आती है तो इनडायरेक्टली दिस विल हेल्प आवर स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड अलॉन्ग विद दैट इकोनॉमी को भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो द गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स हॉलीडे पीरियड है इसे एक्सटेंड करके March 31st 2022 तक कर दिया है। अब हम जान लेते हैं एक टैक्स हॉलीडे, मैं आपको एक थोड़ा अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ टैक्स हॉलीडे ये बेसिकली एक इंसेंटिव प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। ठीक, ये बेसिकली हेल्प करता है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन्हें हम FDI भी कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और ये बिजनेसेस में बेसिकली जो टैक्स हैं उनको रिड्यूस करने में मदद करता है। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू एनकरेज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फॉस्टर ग्रोथ। और ये जो एग्जाम्पशन है, जो टैक्स एग्जाम्पशन है, ये स्टार्टअप्स को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। अ पॉजिटिव थिंग फॉर न्यू स्टार्टअप्स, दैट इज़ द थिंग। मूविंग ऑन फर्दर, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, विड्रॉइंग द एग्जेम्पशन ऑन इम्पोर्ट गुड्स। जब आप कोई भी गुड्स इम्पोर्ट करते हैं, ठीक, तो उसमें बेसिकली एक कस्टम ड्यूटी लगता है। पहले कुछ जो गुड्स थे वो एग्जेम्प्टेड थे,
ठीक ना। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो एग्जेम्पशन हटा ली है। तो अब वो एग्जेम्पशन ना रहने की वजह से आपको उन प्रोडक्ट्स पे या फिर उन गुड्स पे आपको कस्टम पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसलिए किया है क्योंकि जैसे क्या था कि पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करते थे, सपोज़ कीजिए आप लेदर शूज़ आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इनमें आपको कस्टम ड्यूटीज़ जो थी वो थोड़ा कम पे करना पड़ता था या फिर ना के बराबर। लेकिन अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है कि इस एग्जेम्पशन को हटा दिया गया है। इससे क्या होगा कि अब अगर आप एक लेदर का प्रोडक्ट बाहर से मंगवाते हैं, देन यू हैव टू पे इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन दैट, ठीक ना। ये स्टेप बेसिकली इसलिए लिया गया क्योंकि इंडिया में जो लेदर का प्रोडक्शन है या फिर लेदर के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे अमाउंट में बनाए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कानपुर जो है वो काफ़ी बड़ा लेदर का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है, ठीक। तो ये स्टेप हेल्प करेगा लोगों को डोमेस्टिक चीज़ें परचेज करने में, ठीक। सो और डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। द बजट अनाउंस्ड विड्रॉइंग एग्जेम्पशन ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ लेदर एज दे आर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड इन गुड क्वांटिटी एंड क्वालिटी मोस्टली बाय द एमएसएमईज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो जैसे लेदर के प्रोडक्ट्स हैं ये काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी, इंटरनेशनल क्वालिटी में हमारे एमएसएमईज प्रोवाइड करते हैं। तो इन एग्जेम्पशन को हटाने पे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक की तरफ मूव करेंगे। कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑन मोबाइल पार्ट्स ऑफ custom duty exemption on parts of mobile phones such as PCB, camera, module connector, USB cable, wired headset, microphone, इन सब में से वो exemption हटा दिया गया and this will help in boosting the manufacturing sector of the country. This exemption has been withdrawn effective 1st April 2021 with an objective to promote manufacturing and greater value addition by the domestic manufacturer. Similarly, to promote domestic procurement for leather products, the exemption has been withdrawn. For auto parts, there has been a proposal to increase the rates towards shifting procurement to domestic suppliers. So basically ये जो सारी चीज़ें की गई हैं exemption पे, ये basically इसलिए किया गया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक चीज़ों को परचेज करें और जो हमारी ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट मिल सके। The country's exporting community has hailed the new changes. और जो हमारे MSMEs हैं और जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताया है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल। ये सारी चीज़ें थी जो हमने आपको एक्सप्लेन की, जो हमारा 2021 का जो बजट था और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स MSMEs को मिले हैं। मैंने कोशिश किया कि आपको ये सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर दूं, ऑल्दो आई नो कि मैंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट टाइम मेकिंग द वीडियो, बट आई एम श्योर मैं इससे अच्छे क्वालिटी के वीडियोस बनाऊंगा इफ़ यू सपोर्ट मी एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें। अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट आई कैन इम्प्रोवाइज दोज थिंग्स एंड आई कैन ब्रिंग more quality videos. Okay, so that's all for today from my side.